तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, या जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ये जो आपका टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम का, सेकंड नंबर का नोट्स है। इससे पहले हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जाना था, क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसे 11th में जरूर पढ़ा होगा। और इस चैप्टर के सारे नोट्स आप लोगों को प्लेलिस्ट में ही मिलेंगे, चेक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दूंगा इसकी लॉ ऑफ मास एक्शन को कौन से साइंटिस्ट ने जो है वो दिया हुआ है और कौन से सन में इसे जो है वो प्रस्तुत किया गया था। सन 1864 में 1864 में गुलबर्ड एंड वॉगे ने इसे जो है वो दिया हुआ है। तो बहुत ही ज्यादा इजी है ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है। तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, A प्लस बी मिलकर के क्या बना रहा है, M प्लस N। मतलब यहाँ पे ये जो A प्लस बी है वो क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारक है। ये दोनों अभिकारक मिलकर के क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट मतलब नया उत्पाद बना रहे हैं, जो कि आपका M प्लस N है। तो समझ में आप लोगों को A प्लस बी जो कि एक प्रकार का क्या है, रिएक्टेंट है, और वो दोनों मिलकर के जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे हैं M प्लस N। अब A प्लस बी तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जो है वो रिएक्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल m, स्मॉल n जो है वो क्यों लिखा हुआ है। तो ये कुछ नहीं है, ये जो है वो इसके मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, जिसे हम लोगों ने स्मॉल a, स्मॉल b ऐसा करके जो है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ तक आपको पहला लाइन क्लियर हुआ कि जब यहाँ पे दो रिएक्टेंट हम लोगों ने माना है, A प्लस बी जो रिएक्टेंट है वो आपस में मिल करके कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, M और N। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये जो आपका रिएक्शन है वो क्या है, एक प्रकार का रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब क्या होता है, वो अभिक्रिया जो कि दोनों डायरेक्शन में चलता है, दोनों दिशा में चलता है। यहाँ पे A प्लस बी मिलकर के Mn तो बना ही रहे हैं, लेकिन Mn जो है वो फिर से मिलकर के AB बना रहे हैं। मतलब ये ऐसा रिएक्शन है, ऐसा अभिक्रिया है जो कि दोनों डायरेक्शन में चल रहा है। सबसे पहला डायरेक्शन क्या हुआ, AB मिलकर के Mn बना रहा है। दूसरा डायरेक्शन क्या हुआ, Mn मिलकर के जो है वो फिर से AB बना रहे हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शन को आप क्या कहते हो, रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को जो है वो हम किसमें, कौन से रिएक्शन में जो है वो पढ़ रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा यही हुआ, A प्लस बी मिलकर के Mn बना रहे हैं, देन Mn मिलकर करके फिर A प्लस बी जो है वो बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है। चलो ये तो आपको क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या होता है, व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर, मतलब एक निश्चित ताप पर कहने का मतलब है कि जो भी हमारा टेम्परेचर होगा वो जो है वो निश्चित रहना चाहिए। मतलब एग्जैक्ट जो टेम्परेचर है वो हमारा फिक्स रहना चाहिए। तो उस टेम्परेचर पे जो भी हमारा रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन का रेट मतलब जिसे आप अभिक्रिया का वेग भी कह सकते हो। तो जो रिएक्शन का रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, A प्लस बी। समझ में आप लोगों को, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की जो क्रिया करने की दर होती है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन होता है, उसके एक्टिव मास के जो है वो समानुपाती होता है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके एक्टिव मास के जो है वो समानुपाती होता है। तो यही आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है। यहाँ पे आप जो है वो इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो एक निश्चित टेम्परेचर पे जो पदार्थ है उसकी जो क्रिया करने की दर है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके एक्टिव मास के समानुपाती। मतलब एक्टिव मास मतलब सक्रिय द्रव्यमान होता है, तो उसके जो है वो एक्टिव मास के जो है वो समानुपाती होता है। यही जो है वो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है। तो समझ में आया आप लोगों को। तो हम इसे जो है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और B। अब सवाल ये आता है कि हम जो ये स्मॉल लेटर में A और स्मॉल लेटर में जो कि मोल्स हैं, उसे हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे पावर में लिखना है। मतलब A की घात ऐसा ब्रैकेट करके जो है वो घात करके जो है वो A और B को जो है वो लिखना है। सेम चीज हम जो है वो यहाँ पे M और N के लिए भी, स्मॉल लेटर में M और N के लिए भी यही अप्लाई करेंगे। जो भी उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे हम जो है वो इसे पावर में जो है वो लिख देंगे। समझ में आप लोगों को। तो बस यही है गाइस, और कुछ भी नहीं है लॉ ऑफ मास एक्शन में, कि जो एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A प्लस बी के होता है। मतलब उसके एक्टिव मास के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है कि किसी भी पदार्थ का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसके जो है वो एक्टिव मास के जो है वो इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा,
हमें पता है कि ये जो आपका रिएक्शन है वो क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिवर्सिबल रिएक्शन में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि वहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है। मतलब हिंदी में कहूं तो अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया। मतलब इसमें क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट मिलकर के जो है वो फिर से रिएक्टेंट बनाते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो अभिकारक है, अगर हम इसके फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो A प्लस बी मिलकर के क्या बनाएगा, MN। मतलब ये ऊपर वाला जो रिएक्शन होगा वो आपका क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर M और N मिलकर के फिर से A प्लस बी बनाते हैं तो वो क्या होगा, वो उसका बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो हम जो लॉ ऑफ मास एक्शन का जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसे दोनों रिएक्शन में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। दोनों में क्यों एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब चलिए जो हम लोगों ने पहला लिखा हुआ है ना उसको दोनों के लिए लिखते हैं। पहले क्या करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन का वेग, मतलब जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, A प्लस बी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, A प्लस बी लिखेंगे। और यहाँ पे हम जो है वो A की घात A और B की घात B ऐसा करके हम जो है वो इसे लिख देंगे। और सेम हम जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी लिखेंगे। मतलब बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, MN मिल करके फिर से AB बना रहे हैं। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन का जो वेग होगा वो भी किसके समानुपाती होगा, M और NN के जो है वो इसके जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि हम लोगों ने जो रिएक्शन है वो दोनों के लिए जो है वो सेम चीज को अप्लाई किया हुआ है। क्योंकि ये हमारा रिएक्शन क्या है, ये हमारा रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। समझ में आया आप लोगों को। अब चलिए अगर हम देखते हैं इसे, अब इस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला जो साइन है उसे हम लोग हटाएंगे, उसके हम लोग जो है वो इक्वल करेंगे। तो अगर हम लोग जो है वो R इक्वल आप लिख सकते हो KF A की घात A प्लस B की घात B। मतलब सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे इंटू है। तो इसे हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि जो रेट होगा उसे हम जो है वो R करके लिखेंगे। और अगर हमको ये चीज को हटाना है तो यहाँ पे हम इक्वल लिख देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे सामने में KF। तो ये K क्या है, कांस्टेंट है। मतलब जो साम्यावस्था का जो स्थिरांक होता है उसे हम लोगों ने K करके लिखा हुआ है। KF क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये वाला जो समीकरण 1 है वो किसके लिए है, वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। इसलिए हम लोग जो है वो K के लिए हम लोग जो है वो F करके जो है वो लिखे हुए हैं। और बाकी आप एज इट इज लिख दीजिए A और B। तो ये आपका क्या हुआ, समीकरण 1 हुआ। सेम समीकरण 2 के लिए हम करेंगे बैकवर्ड रिएक्शन का वेग, उसको हम लोग R करके लिखेंगे। तो R इक्वल क्या हो जाएगा, KB। मतलब ये हम लोग हटाए हैं तो इसके जगह हम लोग KB करके लिखेंगे। K जो है वो एक प्रकार का कांस्टेंट या फिर हम इसे जो है वो स्थिरांक कहते हैं। तो ये अगर ये साइन आपका हटता है तो इसके इक्वल KB और सेम एज इट इज जो है वो आप लिख दोगे। ये आपका समीकरण 1 हो गया एंड ये समीकरण 2 हो गया। समझ में आया आप लोगों को, केवल इतना ही है, और भी कुछ होगा आगे मैं आप लोगों को नोट्स में बता दूंगी। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गई क्या हो रहा है। हमारे पास रिएक्टेंट A और B है जो कि मिलकर के MN प्रोडक्ट बना रहे हैं, MN प्रोडक्ट मिलकर के फिर से रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। और इस रिवर्सिबल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब जो R है, वो किसके समानुपाती होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसके एक्टिव मास के। मतलब जैसे कि अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए देखें तो AB के हम जो है वो समानुपाती लिखेंगे, और अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लिखें तो MN के जो है वो समानुपाती लिखेंगे। अब अगर इस साइन को हमें हटाना हो तो इसके जगह हम बराबर करके लिख देंगे R इक्वल KF। KF क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए स्थिरांक हम लोगों ने लिखा, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम लोगों ने KB लिखा। समझ में आया आप लोगों को। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप अच्छे से याद कीजिए, आगे काम आएगा ये। तो ये हमारा हो गया समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि 1864 में गुलबर्ट एंड वॉगे ने इसकी जो है वो डिस्कवरी, इस लॉ को जो है वो उन्होंने दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए, अनेक अभिक्रियाओं के वेग पर अभिकारकों की सांद्रता के प्रभाव का अध्ययन एवं उनके मध्य एक संबंध स्थापित किया जाता है जिसे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहा जाता है। मतलब जो हमारा रिएक्शन हो रहा है उसका रेट, क्या क्या हम लोगों ने देखा, क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पे संबंध बताया। कोई भी हमारे पास रिएक्शन है, जैसे कि AB मिल करके MN बना रहा है, तो उस रिएक्शन का हम लोगों ने वेग देखा। सेकेंड चीज हम लोगों ने जो है वो अभिकारकों की सांद्रता का प्रभाव, मतलब जो भी हमारा यहाँ पे जो भी हमारा रिएक्टेंट था उसका हम लोगों ने, उसके कॉन्सेंट्रेशन का हम लोगों ने वहां पे इफेक्ट भी देखा, सांद्रता का प्रभाव। और
हम लोगों ने उसके मध्य क्या किया, एक संबंध स्थापित किया, एक रिलेशन स्थापित किया। इसे ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो यही क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन है। तो गुलबर्ड एवं वॉगे ने क्या किया था, किसी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है और उसका जो एक्टिव मास है उसके बीच जो है वो उन्होंने एक संबंध बताया था, जिसे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहा जाता है। अब चलिए इसका आप एग्जैक्ट जो है वो लाइन लिख लीजिए, जो कि आपको एग्जाम में लिखना है। निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसकी एक्टिव मास के समानुपाती होता है। समझ में आप लोगों को, ये चीज आप लोगों को लिखना जरूरी है गाइस। निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की जो क्रिया करने की दर है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है, वो किसके समानुपाती होता है, एक्टिव मास के, उसके एक्टिव मास के समानुपाती होता है। अब चलिए हम देखते हैं आखिर ये KF और KB क्या है। तो ये क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, मतलब ये यहाँ पे कांस्टेंट है जो क्रमशः फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक है। मतलब मैंने आप लोगों को बताया ही है KF और KB क्या है। हम लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि साइन को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है, इक्वल करके हम लोगों ने K लिखा है। तो ये K क्या है, कांस्टेंट है। ये K जो है वो कांस्टेंट है, जिसे हम समानुपाती स्थिरांक भी कहते हैं। तो KF एंड KB इज अ समानुपाती स्थिरांक, या फिर इसे आप कांस्टेंट बोल सकते हो, जो कि हम लोग किसके लिए यूज किए हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। अब चलिए देखते हैं साम्यावस्था पर क्या होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम लोग कौन सा रिएक्शन लिए हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है वो इक्वल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों रिएक्शन क्या है, इक्वल में है। तो यहाँ पे हम जो है वो साम्यावस्था पर जो है वो इसे इक्वल कर देंगे, इक्विलिब्रियम पर। तो आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप इक्वल करके लिख दो, KF A की घात A और B और इक्वल KB। मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप लोगों ने ऐसे लिखा। अब हम क्या करते हैं, देखिए KF अपॉन KB, KF अपॉन KB लिखते हैं। तो KF की जगह क्या लिख दोगे आप, KF की जगह जो है, मतलब इसको अगर आप इस तरफ ले आओगे, इसको अगर आप इस तरफ ले आओगे, बस कुछ नहीं किया है। KB को हम लोगों ने इधर ले आया है और AB को जो हम लोगों ने इधर ले आती है, क्या हुआ, आपका समीकरण 4 बन गया। अब हम क्या करेंगे, KF अपॉन KB इक्वल K रखने पर, अब इसके इक्वल हम लोग क्या रख देंगे, K रख देंगे। K इक्वल क्या हुआ, मतलब KF और KB के इक्वल हम लोगों ने K रखा। अब देखते हैं ये K क्या होता है, जहाँ K जो है वो साम्यावस्था स्थिरांक है, जिसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। तो K क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, साम्यावस्था स्थिरांक है। और समीकरण जो 5 है वही आपको निकालना था। ये जो समीकरण 5 है उसे हम रासायनिक साम्य का नियम या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ कहते हैं, और यही आपका क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन का जो है वो मेन फॉर्मूला आपका यही है। समझ में आया आप लोगों को, समीकरण 5 तक आप लोगों को लिखना है ऐसा, और लास्ट में KF अपॉन KB मत लिखना, डायरेक्ट K कर देना, और K आपका जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। और समीकरण 5 को ही हम जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम का जो है वो लॉ कहते हैं। समझ में आएगा इस आप लोगों को। अब चलिए हम ये जो है वो गैसीय अभिक्रिया के लिए करते हैं, मतलब बहुत ही छोटा सा ही, बस इतना ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा और बचा हुआ है। केवल हम समीकरण 6 के बारे में समझेंगे, देन ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। देन गैसीय अभिक्रिया के लिए देखते हैं। गैसीय अभिक्रिया, मान लीजिए हम लोगों ने कोई आदर्श गैस के लिए इस द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम को जो है वो लागू करना है। तो हमको क्या करना है, जो आप लोगों ने ये जो सेम लिखा है ना, K इक्वल क्या हो रहा है यहाँ पे, K इक्वल MN, ये सब, उसके जगह K के जगह हम जो है वो KP लिखेंगे, KP इक्वल PM। मतलब इस प्रकार से आप समीकरण 6 को जो है वो लिखोगे, KP इक्वल PM और PN, PA, PB। तो सबका मतलब बताती हूँ क्या क्या है। ये जो आपका KP है वो पार्शियल प्रेशर के रूप में व्यक्त साम्य स्थिरांक है, मतलब हालांकि ये भी कांस्टेंट है, बट ये जो KP, ये जो P है, उसे हम लोगों ने प्रेशर के लिए यूज किया हुआ है, पार्शियल प्रेशर के लिए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गैसीय अभिक्रिया के लिए देख रहे हैं। अगर कोई भी गैसियस रिएक्शन हो रहा है उसके लिए हम लोग देख रहे हैं। तो K तो हमें पता ही है कि वो क्या स्थिरांक है, लेकिन जो P है उसे हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर के लिए जो है वो अप्लाई किया हुआ है। तो समझ में आप लोगों को, KP जो है वो पार्शियल प्रेशर के रूप में व्यक्त साम्य स्थिरांक है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो PM, PN, PA, PB क्या है। तो PA, PB, PM, PN क्रमशः अभिकारक AB तथा क्रियाफल MN के आंशिक दाब है। मतलब जो हमारा रिएक्टेंट AB और जो हमारा प्रोडक्ट MN था, उसी का क्या है, ये आंशिक दाब है। मतलब प्रेशर, पूरा हम लोगों ने इसे प्रेशर के लिए लिखा हुआ है। जो भी आपका रिएक्टेंट था, जो भी आपका प्रेशर था, उसे पूरा हम लोगों ने प्रेशर के लिए जो है वो लिखा हुआ है।
मतलब उसके जो है वो हम आंशिक दाब या फिर पार्शियल प्रेशर के बारे में बता रहे हैं। और ये जो आपका स्मॉल लेटर में ABMN लिखा हुआ है वो क्या है, अणुओं की संख्या है, मतलब मोल्स आप कह सकते हो या फिर मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। समीकरण 6 आदर्श गैसों के लिए रासायनिक साम्य कहलाता है, रासायनिक साम्य का नियम कहलाता है। अगर आप लोगों को एग्जाम में आदर्श गैसों के लिए अगर आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम पूछा जाए तो आप जो है वो समीकरण 6 को जो है वो जरूर लिख देना। Kp = PM इस प्रकार से होता है समीकरण 6। तो ये तो हुआ गाइस कंप्लीट आप लोगों का द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो समझ आए आप लोगों को आज का टॉपिक। कहीं भी डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट कर लेना, मैं बता दूंगी आप लोगों को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।